ਹੈਲੋ एवरीवन सत श्री अकाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਲਾਸ 12th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ कोई भी पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहेगा उन्होंने कंज्यूम करने के परपज़ लिए उन्होंने आप कंज्यूमर कहांगे। हुण इस चीज़ का मतलब समझते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना कंज्यूम करने के परपज़ नाल उहदा की मतलब है। देखो मान लो ये तुसी हो, तुसी एक दुकान तो जाके की खरीदते होंगे, कुरकुरे खरीद रहे होंगे खुद खाने लई। तो हुण तुसी जो कुरकुरे खरीदे है वो खुद दे यूज खुद की कंजम्पशन लिए खरीदे है, तो तुसी की होंगे एक कंज्यूमर हो। मान लो तुसी कुरकुरे खरीदे है इस बार, लेकिन वो खुद नहीं खाने, तुसी अपनी छोटी भैन लई कुरकुरे खरीदे है। हुण कुरकुरे खरीदे तो तुसी है पर खाने किने है, छोटी भैन ने। बट जो तुसी कुरकुरे खरीद रहे होंगे उन्होंने यूज करने के परपज़ नाल ही खरीद रहे होंगे, बेचण के परपज़ नाल तो नहीं खरीदते, तो भी तुसी की होंगे कंज्यूमर। हुण थोड़ी भैन ने कुरकुरे खरीदे नहीं गए बट उन्हें कुरकुरे खाते है, वो भी की है कंज्यूमर है। बेसिकली कंज्यूमर कौन होंदा है, जो भी पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहेगा कंज्यूम करने के परपज़ नाल वो भी कंज्यूमर है। तो जो पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, चाहे उन्हें वो गुड्स एंड सर्विसेज खुद नहीं खरीदिया गया, किसी होर ने खरीदिया गया, जिन्हें खरीदिया बायर की परमिशन नाल जे कोई होर पर्सन भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है वो भी कंज्यूमर है, तो जो पर्सन बाय कर रहा है वो भी कंज्यूमर है। पर जे तुसी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे होंगे कमर्शियल परपज़ लिए, यानी कि जे तुसी आ कुरकुरे खरीदे है उन्होंने बेचण लई, तो तुसी कंज्यूमर की डेफिनेशन दे विच नहीं आओ। कंज्यूमर सिर्फ वही होंदा है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है खुद की कंजम्पशन लिए, मतलब कंजम्पशन लिए यूज करने लिए जे तुसी खरीद रहे होंगे, थोड़ा मोटिव कमर्शियल परपज़ नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने का, तो तुसी की होंगे एक कंज्यूमर होंगे। तो हुण देखो अपने चैप्टर का नाम की है कंज्यूमर प्रोटैक्शन। हुण कंज्यूमर प्रोटैक्शन का की मतलब होंदा है कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करना, कंज्यूमर्स को बचाना। बट इत्थे एक क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर्स को बचाना। हुण देखो यार आप कंज्यूमर की कहेगा कि कोई भी पर्सन जो कंजम्पशन लिए की कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहेगा, आप भी तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो उन्होंने कंज्यूम भी कर देंगे, तो आप भी कंज्यूमर की डेफिनेशन दे विच आनेंगे। पर इत्थे एक क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर प्रोटैक्शन का मतलब है कंज्यूमर्स को बचाना, पर आपां नूं बचाउण दी लोड़ है? जे लोड़ हैगी भी है तो की तो बचाना, आपां नूं की लोड़ है कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करने की। तो सारिया चीज़ां आपां इस चैप्टर दे विच डिस्कस करांगे कि कंज्यूमर प्रोटैक्शन का मतलब की है, कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करने की लोड़ है या नहीं है, जे हैगी भी है तो किहदे तो आपां कंज्यूमर्स को बचाउणा है तो किवें बचाउणा है, वो सारिया चीज़ां आपां इस चैप्टर दे विच डिस्कस करांगे। तो देखो सारे नालों पहला आपको क्या गया है कि वट इज़ कंज्यूमर प्रोटैक्शन। कंज्यूमर प्रोटैक्शन की होंदा है, इट रेफर्स टू द स्टैप्स टेकन टू प्रोटैक्ट द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर प्रोटैक्शन बेसिकली है कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करने लिए जो भी तुम स्टैप्स चक रहे होंगे उन्होंने कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटैक्शन। हुण जिहड़े भी आ कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करने लिए स्टैप्स चुके जा रहे हैं वो किहदे खिलाफ चुके जा रहे हैं? अगेंस्ट दी अनफेयर प्रैक्टिसिस ऑफ ऑल दी प्रोड्यूसर्स एंड सैलर्स। कोई भी सैलर कोई भी प्रोड्यूसर जे कंज्यूमर नाल धोखाधड़ी करता है उहदे नाल अनफेयर प्रैक्टिसिस करता है, जो भी कंज्यूमर उहदे तो कोई समान खरीदण आता है जे उहदे नाल धोखाधड़ी की जा रही हैगी, उस धोखाधड़ी तो कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करने लिए जो भी तुसीं स्टैप्स चुकते होंगे उन्होंने कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटैक्शन। इट रेफर्स टू द स्टैप्स टेकन टू प्रोटैक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसिस ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड सैलर्स। हुण आपां नूं कंज्यूमर प्रोटैक्शन का मतलब तो समझ आ गया कि सैलर्स की धोखाधड़ी तो बचाना कंज्यूमर्स को कंज्यूमर प्रोटैक्शन है। नीचे आपां नूं कुछ एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई कि किवें एक सैलर कंज्यूमर नाल धोखाधड़ी करदा है। सारे नालों पहला लिखा होएगा अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अडल्ट्रेशन का मतलब हुंदा है मिलावट। जे कोई सैलर थोनों मिलावटी समान दे रहा है तो वह भी थोड़े नाल एक धोखाधड़ी हैगी, तो उस चीज़ तो कंज्यूमर्स को बचाना की है कंज्यूमर प्रोटैक्शन। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, होर किवें सैलर अनफेयर प्रैक्टिसिस करता है, थोनों घटिया क्वालिटी का समान दे के, ये भी उहदे वल्लों एक अनफेयर प्रैक्टिस है। होर किवें अनफेयर प्रैक्टिसिस कीतियां जांदियां, मिसलीडिंग एडवरटाइजमेंट्स दे के,
ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੈਲਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਡ ਬੁਲ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਰੈਡ ਬੁਲ ਗਿਵਸ ਯੂ ਵਿੰਗਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਰੈਡ ਬੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਸ ਰੈਡ ਬੁਲ ਗਿਵਸ ਯੂ ਵਿੰਗਸ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਰੈਡ ਬੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਗਸ ਦਿੰਦਾ। तो उस कस्टमर ने केस किया कि मैं बहुत बारी रेड बुल ड्रिंक जो है वो कंज्यूम की है, लेकिन मेरे तो अज तक पंख आए नहीं, मेरे तो एक्चुअल विंग्स आए नहीं। तो ये कंपनी अपनी एडवरटाइजमेंट के झूठ बोलती है कि जे तुसी रेड बुल पीओगे तो थोड़े विंग्स आ जाएंगे। तो कोर्ट ने उत्थे कस्टमर की गल सही मानते हुए रेड बुल नूं कंपनसेशन पे करने लई क्या, जुर्माना पे करने लई क्या कस्टमर्स नूं, ते इन्हां नूं अपनी स्लोगन लाइन भी चेंज करने नूं क्या। रेड बुल ने की किया सीगा, अपनी जो स्लोगन लाइन हैगी ਉਹਦਾ सेम ही रखी, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, लेकिन जो आह स्लोगन ਦੇ ਵਿੱਚ विंग्स ਦੇ स्पैलिंग हैगे ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ चेंज करके करते सीगे ਇਹ स्पैलिंग। यानी कि विंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 3 ਆਈਜ਼ ਐਡ ਕਰਤੀ ਆ ਵਿੰग्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਸਰਚ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਲੋਗਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਰੈਡ ਬੁਲ ਗਿਵਸ ਯੂ ਵਿੰग्स, ਲੇਕਿਨ ਵਿੰग्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ वर्ड यूज़ किया उन्होंने ਉਹਦਾ कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है। तो इदा जो कोई सैलर थोनों एडवरटाइजमेंट के कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है जिहदे नाल तुसीं मिसलीड होने होगे, वो भी कंज्यूमर्स नाल की हैगी एक धोखाधड़ी है। नैक्सट एग्जाम्पल है अपने को शॉर्ट मेजर्स एंड अंडरवेट गुड्स। पूरी क्वालिटी बोल के थोनों घट क्वांटिटी देना, सॉरी पूरी क्वांटिटी बोल के थोनों घट क्वांटिटी दे विच समान देना, वो भी की हैगी तुहाडे नाल एक धोखाधड़ी हैगी। तुसीं एक सारे ने मूवी देखी होगी, पुरानी मूवी हैगी थोड़ी जी, नायक मूवी सी जिहदे विच अनिल कपूर नूं एक दिन लई सीएम बनाया जाता है। तो जदों सीएम बनते हैं तो एक दिन लई की करते हैं, एक शॉप के उत्ते रेड मारते हैं। तो वो जो शॉपकीपर हुंदा ना वो की कर रहा हुंदा, अपना जो वेइंग मशीन हुंदा, वेइंग मशीन बेसिकली की है जिन्हों आपां पंजाबी च भार तोलन वाला कंडा कह देंगे, उहदे नीचे उन्हें रखा हुंदा है मैगनेट। मूवी देखिएगी, देखो एक्चुअल दे विच पहला असीं यह लैक्चर रिकॉर्ड कर चुके सीगे इस चैप्टर दे विच, ते उस लैक्चर दे विच असीं वो मूवी का सीन ही यूज़ किया हुआ सी, ताकि जिन्हों ने मूवी नहीं भी देखी हुई उन्होंने वो सीन विजुअलाइज हो जाए, प्रॉपर उन्होंने देख सकन। बट एक्चुअल दे विच जदों असीं यूट्यूब ते वो वीडियो अपलोड की तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, इस करके असीं वो वीडियो नहीं अपलोड कर सके, तो हुण लैक्चर दोबारा तो रिकॉर्ड हो रहा है। बट जिन्हों ने मूवी देखी उन्होंने वो सीन याद आ गया होगा। जे तुसीं मूवी नहीं भी देखी, मूवी वधिया सीगी, देख के आ सकते हो। चलो अपने टॉपिक ते वापस आने हैं। तो नायक मूवी के विच शॉपकीपर की कर रहा होंदा है वेइंग मशीन के नीचे एक मैगनेट रख के यूज़ कर रहा होंदा है। हुण मान लो कि तुसी शॉपकीपर तो समान लैन गए होंगे, 1 किलो दाल लैनी है तुसी, 1 किलो दाल यानी कि 1000 ग्राम्स हो गए। हुण जे यह मैगनेट मान लो 200 ग्राम का भी है, तुसी पैसे किन्ने दे दिते 1 किलो दाल दे, 200 ग्राम का जो वो मैगनेट यूज़ कर रहा है थोनू दाल कितनी मिली एक्चुअल दे विच सिर्फ 800 ग्राम्स। तो ये थोड़े नाल धोखा हो गया कि नहीं होया, तुसी उन्हों 200 ग्राम दाल दे वध पैसे दे के आए होंगे, जबकि थोनू दाल कितनी मिली है कि सिर्फ 800 ग्राम। तो ये भी एक एग्जाम्पल हैगी शॉर्ट मेजर्स एंड अंडरवेट गुड्स। इदा भी सप्लायर्स की करते हैं कस्टमर्स नाल धोखा कर देंगे कि उन्होंने घट क्वांटिटी समान दे के पैसे पूरे लगे। नैक्सट आ जाता है क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कारसिटी बाय होर्डिंग ऑफ गुड्स। स्कारसिटी तो थोड़ा पता ही है, कमी कर देना, कमी किसी चीज़ की। होर्डिंग ऑफ गुड्स का की मतलब है गुड्स नूं जमाखोरी, गुड्स की जमाखोरी करना। तो बहुत सारे सप्लायर्स की करते हैं जो भी किसी प्राइस किसी भी गुड का, मान लो कि जे आप अनियन की गल करिए, बहुत सारे सप्लायर्स की कर देंगे, मान लो कि अनियन के मार्केट के विच प्राइसिस घट है, तो उस टाइम पर सप्लायर की करूँगा जिन्हें भी अनियनस वो है उन्होंने आपदे शॉप के विच की कर लूगा, स्टोर करके रख लूगा, उन्होंने की करूँगा स्टोर करके रख लूगा। जदों वो अनियनस है सारे आपदे स्टोर के विच आपदी दुकान के विच स्टोर करके रख लूगा, उहदे नाल की होगा मार्केट के विच अनियन की जो सप्लाई हैगी वो रिड्यूस हो जूगी। हुण देखो अनियन की डिमांड तो नहीं हैगी, बट सप्लायर जो है वो अनियन बेच नहीं रहा, तो उहदे नाल की होगा मार्केट के विच अनियन की सप्लाई घट जूगी।
डिमांड उन्नी है कि सप्लाई घट गई तो हौली हौली की होगा, अनियन के प्राइसिस राइज हो जाएंगे। तो जो अनियन के प्राइसिस राइज होंगे कि सप्लायर की करते हैं अनियंस की सप्लाई बढ़ा देंगे है। तो कुछ सप्लायर्स इस तरह भी करते हैं कि जो गुड्स के प्राइसिस घट होंगे मार्केट के उन्होंने आपके को जमा करके रख लेंगे हैं ताकि जो गुड्स के प्राइस बढ़नगे मार्केट के तो वह वध प्राइस से अपन गुड्स बेच के वधिया प्रॉफिट्स कमा सकन। हुण इदां जो वो चीज़ करते हैं वो की है कि कंज्यूमर नाल धक्का हो रहा है। तो इन्हां सारे धक्कियां तो जो भी सप्लायर किसी भी किस्म का जो धक्का करता है कंज्यूमरस नाल, उन्हां सारे धक्कियां तो कंज्यूमरस नूं बचाउण लई जो भी स्टैप्स चुके जाएंगे उन्होंने आपां कहने हैं कि कंज्यूमर प्रोटैक्शन। तो हुण तुहानूं कंज्यूमर प्रोटैक्शन का मतलब समझ आ गया की हुंदा हैगा कि सैलर दियां अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिस तो कंज्यूमरस नूं बचाउणा की हैगा कंज्यूमर प्रोटैक्शन हैगा। तो हुण आपां समझते हैं कि कंज्यूमरस नूं प्रोटैक्ट करना क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटैक्शन। मतलब आपां समझ लिया, हुण आपां समझते हैं कि क्यों जरूरी है। देखो जे तुसीं समझते हो ना कि कंज्यूमरस नूं प्रोटैक्ट करना कल्ला कंज्यूमरस के पॉइंट ऑफ व्यू तो ही जरूरी है, तो ये गलत हैगा। कल्ले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं बल्कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी कंज्यूमरस नूं प्रोटैक्ट करना उन्ना ही जरूरी है। पहला आप डिस्कस करते हैं कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो, दैन उस तो बाद आप डिस्कस करांगे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तो क्यों जरूरी है। तो देखो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्यों जरूरी हैगी। सारे नालों पहला पॉइंट है कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। हुण आप सारे कंज्यूमर्स हैंगे, आप सारे की हैंगे इग्नोर्ड है, अवेयर ही नहीं है, आपन अपने राइट्स अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज़ बारे पता ही नहीं होंदा। तो सैलर जिवें अपने नाल धक्का करी जांदा आप उवें की है धक्का करवाई जाने। तो इस करके भी की है कंज्यूमर्स नूं प्रोटैक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि कंज्यूमर की है एक भोला भाला बंदा है उन्होंने आपके राइट्स वगैरह बारे पता ही नहीं होंदा। तो सैलर जिवें उन्हां नाल करी जांदा उवें उवें धक्का आपदे नाल करवाई जांदे। तो इग्नोरेंस करके भी कंज्यूमर्स नूं प्रोटैक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर आ जाता है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। हुण मान लो जे कोई सैलर तुहाडे नाल धक्का भी कर जांदा है तो तुसीं की होंगे अनऑर्गेनाइज्ड हो, तुसीं इकट्ठे नहीं होंदे। कंज्यूमर्स इकट्ठे नहीं होंदे, जे इकट्ठे होकर आवाज़ उठाते हैं तो सैलर अपने नाल धक्का नहीं कर सकता। लेकिन मान लो जी मेरे नाल धक्का हुंदा है, मैं की सोचदी हां यार छड्ड परा कौन सैलर नाल पंगा लऊगा, मेरे कल्ले दी कौन सुनूगा। तो ये सोच करके भी कंज्यूमर्स नूं प्रोटैक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर की है अनऑर्गेनाइज्ड है, वो मिलके सैलर्स की इन्ना अनफेयर प्रैक्टिसिस खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाते। कल्ले कल्ले बंदे होने करके वो सैलर्स जो भी उन्होंने नाल धक्का करी जाता है उवें करवाई जाते कि उन्होंने कुछ नहीं कहते, वो कोई खिलाफ एक्शन ही नहीं लेंगे। इस करके कंज्यूमर्स नूं प्रोटैक्ट करना बहुत जरूरी है। तो वाइड स्प्रैड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स ते आ जिहड़ी धोखाधड़ी सैलर्स करते हैं ना वो पूरे वड्डे लैवल ते करते हैं। कोई छोटे मोटे लैवल ते कंज्यूमर्स नाल धोखा नहीं होंदा, पूरे वड्डे लैवल ते कंज्यूमर्स नाल धोखा हुंदा, धक्का हुंदा है। इस करके बहुत जरूरी है कि आपां कंज्यूमर्स नूं प्रोटैक्ट करिए। तो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो 3 पॉइंट सीगे कि कंज्यूमर्स इग्नोर्ड है, अवेयर नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इकट्ठे नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनस नहीं है उन्होंने कि वो मिल के सैलर्स खिलाफ आवाज़ उठा सकन। तो जो यह एक्सप्लॉयटेशन होंदी है ये बहुत वड्डे लैवल ते एक्सप्लॉयटेशन होंदी है कि इस करके भी इसनूं रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नैक्सट हुण आपां डिस्कस करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो देखो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस क्यों जरूरी है कंज्यूमर्स नूं प्रोटैक्ट करना। सारे नालों पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरस्ट ऑफ बिजनेस। यार सीधी जी गल है जे कोई सैलर धक्का कर रहा है तो कंज्यूमर नूं पता चल जाता है कि सैलर आपां सही समान नहीं दिंदा, मिलावटी समान दिंदा है, घट क्वांटिटी दिंदा है, इन्हें अपनी वेइंग मशीन के नीचे मैगनेट रखा होएगा। तो की तुसीं उस सैलर को जाना पसंद करोगे? तुसीं खुद भी नहीं जाओगे तो अपने 4 दोस्तों भी कहोगे, रिश्तेदारों भी कहोगे कि भाई उस बंदे को समान ना खरीदा करो। तो जे बिजनेस लंबे टाइम तक मार्केट दे विच बनया रहना चाहता, मार्केट दे विच सर्वाइव करना चाहता है तो यह बहुत जरूरी है कि वह कंज्यूमर्स के राइट्स नूं एक्सप्लॉइट ना करे, उन्हां नाल धक्का ना करे। तो सो लॉन्ग टर्म इंटरस्ट ऑफ बिजनेस बनया रहे मार्केट दे विच, वो लंबे टाइम तक काम करता रहे मार्केट दे विच, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सैलर नूं ये सारियां चीज़ां नहीं करनियां चाहिए। बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सिस।
ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर वही चीज़ आ गई कि सोसाइटी प्रति अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी। कंज्यूमर सोसाइटी का पार्ट ने गे तो कंज्यूमर को किंग मन्निया जाता है बिजनेस वास्ते, क्योंकि बिना कंज्यूमर्स के बिजनेस की कोई आइडेंटिटी ही नहीं होंगी। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बिजनेसमैन की कि वह कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करे। जो वह कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट कर रहा है तो इनडायरैक्ट वे ना वो सोसाइटी को प्रोटैक्ट कर रहा है। मॉरल जस्टिफिकेशन, हुण देखो हर एक बंदे दे कुछ मॉरल्स होंदे हैगे, हर एक बंदे दे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ां सही होंदियां हैगियां, कुछ चीज़ां गलत होंदियां हैगियां। तो देखो दूजियां नाल धक्का करना की हैगा? गलत चीज़ हैगी। तो जे बिजनेसमैन अपने मॉरल्स दी जस्टिफिकेशन चाहता है, वो अपने मॉरल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहता है, सही चीज़ां करना चाहता है, तो उन्होंने की करना चाहिए? कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट, ना कि उन्होंने नाल धक्का, ना कि उन्होंने एक्सप्लॉइट। लास्ट आंदा गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जे तुसी बिजनेस दे विच गवर्नमेंट दी इंटरफेरेंस नहीं चाहते तो चुपचाप अपना काम करो, कंज्यूमर्स नाल धक्का ना करो। जे तुसी बिना फालतू तो कंज्यूमर्स नाल धक्का करी जाओगे, उन्होंने एक्सप्लॉइट करोगे तो गवर्नमेंट थोड़े बिजनेस दे विच इंटरफेयर करूगी। सो आ कुछ पॉइंट्स नेगे, इन्हां पॉइंट्स से व्यू तो बिजनेस लिए भी जरूरी है कि वो कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करे। जे वो लंबे टाइम तक बिजनेस मार्केट दे विच सर्वाइव करना चाहता है, सोसाइटी के रिसोर्सिस आप यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो अपन सोसाइटी रिसोर्सिस देने तो मना कर सकती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी, मॉरल जस्टिफिकेशंस लिए ते गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना होवे, इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी जरूरी है कि वह कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करे। क्लीयर होए पॉइंट्स? हुण नैक्सट क्वेश्चन आता है अपने को, ठीक है जी आपको समझ आ गया कि कंज्यूमर प्रोटैक्शन है कि कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करना क्यों जरूरी है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो भी जरूरी है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू तो भी जरूरी है, लेकिन प्रोटैक्ट करूँ कौन? हुण जिन्हां ने मूवी देखी होगी तो थोनू पता है कि मूवी दे विच तां आपां नूं अनिल कपूर आके बचा ले, बट रियल लाइफ दे विच कंज्यूमर्स नूं कौन बचाऊगा? तो इत्थे क्वेश्चन का आंसर आता है रियल लाइफ दे विच कंज्यूमर्स नूं प्रोटैक्ट करने लई बनाया गया है एक लॉ जिहदा नाम है कंज्यूमर्स प्रोटैक्शन एक्ट 2019। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंशन किए हुए हैं जो कि कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करने लई बनाए गए। फर्स्टली ये जो लॉ हैगा वो 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया ਸੀਗਾ। तो जो पुराना लॉ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ नाम ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट 1986, लेकिन बाद ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ चेंजिस किए गए अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसिस। तो फिर उदों बाद ਇਹਦਾ नाम रख दिता गया कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट 2019, क्योंकि इस एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जो 1986 वाला एक्ट ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ चेंजिस किए गए थे, कुछ चीज़ां एड ऑन की गई। तो आप जो एक्ट पढ़ना वो आप नवा एक्ट पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट 2019, जो कि रियल लाइफ के कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करने लिए बनाया गया। इन्नी गल क्लीयर होगी। हुण नैक्सट टॉपिक आता है अपने को फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट कि जो आपको प्रोटैक्ट करने लिए एक्ट बनाया गया है वो फीचर्स की ने। तो देखो की फीचर्स ने। सब तो पहला तो कवरेज ऑफ आइटम्स। ये जो कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट है ये किहड़ियां आइटम्स कवर करता है? तो ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि गुड्स जिन्हां दी फिजिकल एग्जिस्टेंस हुंदी हैगियां ते सर्विसेज, दोनों आइटम्स इस एक्ट दे विच कवर कीतियां जा रही है। जे तुसी गुड्स परचेज कर रहे होगे तो सैलर थोड़े नाल धोखा कर रहेगा तो उस आइटम भी इस एक्ट दे विच आऊगी, ते जे तुसी सर्विसेज परचेज कीतियां सीगियां तो वो आइटम भी इस एक्ट दे अंडर आऊगी। हुण इहदा मतलब की हैगा एक्ट दे अंडर आऊगी? देखो कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट जो 2019 आएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कुछ राइट्स दिते गए, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रेमेडीज है। मतलब कि जे कोई सैलर अपने नाल धोखा करदा हैगा ते अपनी गल नहीं सुनदा हैगा तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ केस कर सकते होगे इस एक्ट ਲਈ। ਤੇ केस करने ਲਈ कुछ चीज़ां दित्तियां गईयां कि किवें किवें ਤੁਸੀਂ केस कर सकते हो। हुण जे ਤੁਸੀਂ केस करना हैगा तो ਉਹਦੇ ਲਈ जो आइटम्स कवर होणगियां कि किन्ना आइटम्स बदले ही ਤੁਸੀਂ केस कर सकते हो, वो दो आइटम्स हैगियां गुड्स एंड सर्विसेज। कि जे तुसी फिजिकल गुड्स खरीद रहे होंगे तो वो खराब निकलती है, उन्होंने बदले धोखा हो रहा है तो तुसी केस कर सकते हो। जे तुसी सर्विसेज लेते हैं तो सर्विसेज थोनों पूरियां नहीं मिल रही तो भी तुसी इस एक्ट के अंडर सैलर उत्ते केस कर सकते हो। फिर आ जाता है कवरेज ऑफ सैक्टर्स। तो देखो पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज ते प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइज।
ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੇਫਗਾਰਡਸ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਾਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੈਲਰਸ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ ਖਿਲਾਫ। 3 ਟਾਇਰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਟਾਇਰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, यानी कि 3 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਟਾਇਰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, यानी कि 3 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਰਿਡਰੈਸਲ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਰਿਡਰੈਸਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 5-5 6-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੰਮਕੂਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਰਿਡਰੈਸਲ, यानी कि ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਰੈਮਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਆਈਟਮਸ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਸੈਕਟਰ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕੋਰਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਰਿਡਰੈਸਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। ਫੀਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆਗਾ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਮਝਿਆਗਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਫॉर ਕੰਪਲੇਂਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ, ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ? ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਨਫੇਅਰ ਐਂਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਅਨਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਧੋਖਾਧੜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੈਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਫॉर एग्जाम्पल कि जे तुसी मोबाइल फोन खरीदन जाने होंगे तो सैलर थोनू कह रहेगा मोबाइल फोन के नाल नाल थोनू हैडसैट भी खरीदने ही पैणगे। तो उन्हें एक कंडीशन इंपोज करती कि मैं मोबाइल फोन फेर ही दूंगा जे तुसी हैडसैट खरीदोगे। तो ये चीज़ जे कोई सैलर थोनू कह रहेगा तो ये भी की हैगी, इनू आपां कहांगे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ते इहदे खिलाफ भी केस किया जा सकता है। नैक्सट आ जाता है डिफेक्टिव गुड्स। ਹੁਣ ਗੁड्स 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁड्स ਜੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇਗੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਗੁੱਡ।
ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 12 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਅਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੀਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਐਕਸੈਸਿਵ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਲਰ MRP ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਗੁड्स, ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਗੁड्स मतलब ਡੇਂਜਰਸ ਗੁड्स, ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਡੇਂਜਰਸ ਗੁड्स ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਯੂਜ਼, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰਸ ਗੁड्स ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਸ, ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ 3 ਟਾਇਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। 3 ਟਾਇਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन स्टेट कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी कि नेशनल कमीशन। हुण आपां नूं इस्टैबलिश 3 कोर्ट करके दिते हैगे इस एक्ट दे अंडर, बट किहड़े कोर्ट दे विच केस फाइल करना ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇसी ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕੇਸ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏਗੀ ਕਿ डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट हैगा उनकी इस्टैबलिशिंग अथॉरिटी कौन है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो थोनों हर एक डिस्ट्रिक्ट दे विच मिलूगा, डिस्ट्रिक्ट लैवल का कोर्ट हैगा। तो इस कोर्ट नूं स्टेट गवर्नमेंट शैल सैट अप 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट कमीशनस इन ईच डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट दे विच स्टेट गवर्नमेंट एक या एक तो वध डिस्ट्रिक्ट कमीशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्टैबलिश कर सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नूं इस्टैबलिश करन दी अथॉरिटी किहदे कोले हुंदी हैगी? स्टेट गवर्नमेंट कोले। फिर आंदा हैगा कंपोजिशन, जो भी मैंबरस होंगे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किन्ना लोगों तो मिलके बनता हैगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे विच देखो टोटल 3 मैंबरस होंगे हैगे। इन्हां तिन्हां दे विचों एक परसन होगा प्रेजिडेंट हु इज़ क्वालिफाइड टू बी ए डिस्ट्रिक्ट जज। तो उस प्रेजिडेंट की क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए हैगी? एज डिस्ट्रिक्ट जज क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए हैगी। एंड नॉट लेस दैन 2 and not more than such members, number of members as may be prescribed in the consultation with the central government। 3 members होंगे, एक कौन होगा? प्रेजिडेंट होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, तो बाकी एक्स्ट्रा 2 members होंगे जिन्होंने कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन नाल अपॉइंट करांगे। तो इन्हां 2 members दे विचों 1 must be woman। इन्हां दोवां चों एक मस्ट भी की होनी चाहिए कि वुमेन होनी चाहिए। नैक्सट आ जाता है जूरिसडिक्शन। हुण जूरिसडिक्शन का मतलब है अधिकार क्षेत्र, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार दे विच किहड़े किहड़े केसिस आते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे विच तुसीं किस तरह के केसिस फाइल कर सकते होगे। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे विच सिर्फ वही केस आएंगे जिन्ना गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ एक्सीड नहीं कर रही, यानी कि 1 करोड़ तक के मामले थोड़े डिस्ट्रिक्ट कमीशन दे विच देखे जाएंगे। नैक्सट पॉइंट आंदा है अपील का। हुण अपील का की मतलब है, हुण आपां नूं पता चल गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन दे विच किहड़ा केस जाऊगा, जिहड़े 1 करोड़ तक के केस हुंदे ओह डिस्ट्रिक्ट कमीशन च जाणगे। हुण मान लो कि तुसीं डिस्ट्रिक्ट कमीशन दे विच केस फाइल किया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तुहानूं डिसीजन दिता है, जजमेंट दी हैगी, जे तुसीं उस जजमेंट नालों सैटिस्फाइड नहीं हुंदे फिर तुसीं अपना केस लैके अपने केस की अपील लैके कित्थे जा सकदे होगे। तो देखो इफ द एग्री पार्टी इज नॉट सैटिस्फाइड दैन विद इन 45 डेज ही कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन। जे तुसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट नाल सैटिस्फाइड नहीं होंगे तो तुसी स्टेट कमीशन को अपनी केस की अपील लैके जा सकते होंगे। तो उहदे लई तुहाडे कोल सिर्फ 45 दिन है, 46वें दिन तुसी अपनी अपील फाइल नहीं कर सकते स्टेट कमीशन। इन्नी गल समझ आ गई। हुण यही सारिया चीज़ां आपां स्टेट कमीशन दी डिस्कस करांगे। तो देखो स्टेट कमीशन की इस्टैबलिशिंग अथॉरिटी कौन हैगी? स्टेट गवर्नमेंट ही हैगी। तो हर एक स्टेट दे विच एक स्टेट कमीशन इस्टैबलिश किया जाऊगा। इस्टैबलिशिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट।
ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ 5। ਇੱਕ ਸੇਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸਟ ਬੀ ਵੂਮਨ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਵੂਮਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸੀਡਿੰਗ 1 ਕਰੋੜ ਬਟ ਅਪ ਟੂ 10 ਕਰੋੜ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਗੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब की है कि सीधा इत्थे ही केस फाइल होगा, होर किते नहीं होगा। ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है वो है 1 करोड़ तो लैके 10 करोड़ के मामले। तो एपीलेट जुरिस्डिक्शन की अपील अदर जुरिस्डिक्शन जो है वो है अपील अगेंस्ट केसिस, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिशन। जो डिस्ट्रिक्ट कमिशन ने ऑर्डर दिता वो अगेंस्ट अपील। तो 2 तरह के मामले स्टेट कमिशन की जुरिस्डिक्शन में आउंदे हैं। अपील, हुण जे मान लो तुसी स्टेट कमिशन के फैसले नाल सैटिस्फाई नहीं हैगे फिर तुहाडे कोले 30 दिन नेगे, 30 दिनों के विच तुसी अपील कर सकते होगे नैशनल कमिशन कोले। गल क्लीयर होगी। नैशनल कमिशन एस्टैबलिशिंग अथॉरिटी है सेंटर गवर्नमेंट। नैशनल कमिशन नू सेंटर गवर्नमेंट क्रिएट कर देगी सेंटर लैवल ते पूरी इंडिया की एक ही नैशनल कमिशन है। कंपोजिशन स्टेट कमिशन की तरह किन्ने मैंबर्स होंगे 5, एक प्रेजिडेंट, बट प्रेजिडेंट की क्वालिफिकेशन की होगी सुप्रीम कोर्ट जज। अदर मैंबर्स की होंगे 4, उन्होंने सेंटर गवर्नमेंट की कंसल्टेशन ना रखेंगे तो एक मस्ट भी वुमेन होनी चाहिए। जुरिस्डिक्शन, हुण जो नैशनल कमिशन हैगी ओदी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कि किहड़े केस सीधा नैशनल कमिशन च जाणगे वो होगी केसिस एक्सीडिंग 10 करोड़, सिर्फ वही केस जिन्हां दी वैल्यू 10 करोड़ तो वध हैगी। प्लस होर किहड़े केस इत्थे आणगे अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ स्टेट कमिशन। जिहड़े केसिस स्टेट कमिशन दे विच सैटिस्फाई नहीं होए वो भी केसिस नैशनल कमिशन दे विच आउणगे। अपील की हैगी जे मान लो नैशनल कमिशन के फैसले नाल भी तुसी सैटिस्फाई नहीं होंदेगे फिर तुसी 30 दिनों के विच कित्थे जा सकते होगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया च जाण लई ना एक कंडीशन है ओनली इन केस ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ नैशनल कमिशन कि सिर्फ वही केसिस तुसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे विच जाके अपील कर सकते होगे जिहड़े कि नैशनल कमिशन की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे विच आउंदे ने। हुण इन्हां नूं ना आपां चंगी तरह समझदे इस गल का मतलब भी समझांगे तो सारियां चीज़ां क्योंकि एग्जाम के विच MCQs वगैरह आएंगे, क्वेश्चन बननगे, केस स्टडीज़ आएंगियां तो सारियां चीज़ां आपां नूं चंगी तरह क्लीयर होनी चाहिए। तो इत्थे आपां एक बारी चंगी तरह समझदे देखो सारियां नालों पहला किहड़ा कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर किहड़ा कोर्ट आंदा हैगा स्टेट कमिशन, दैन उदों बाद आंदी हैगी नैशनल कमिशन। हुण इन्हां दे सारियां नालों पहला पॉइंट की सीगा एस्टैबलिशिंग अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट कमिशन की एस्टैबलिशिंग अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट, एदी भी एस्टैबलिशिंग अथॉरिटी की है स्टेट गवर्नमेंट, एदी एस्टैबलिशिंग अथॉरिटी है सेंटर गवर्नमेंट। ताकि थोनों सारियां चीज़ां रिवाइज हो जाए एक बार दोबारा तो डिस्कस कर दें। दैन उस बाद मैंबर्स 3, एक प्रेजिडेंट ते बाकी 2 अदर्स। प्रेजिडेंट जो है वह डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ 5, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਅਦਰਸ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ 5, 4 ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਪ ਟੂ 1 ਕਰੋੜ, सिर्फ 1 करोड़ तक के केसिस इत्थे सुने जाते। इन्हां दी जुरिस्डिक्शन की हैगी अप टू केसिस 1 to 10 करोड़, 1 तो 10 करोड़ के मामले, प्लस इत्थे जाती हैगी अपील ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिशन, अपील ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिशन। हुण
ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ओरिजिनल ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਇसी ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। मतलब फस्ट टाइम जो तुसी केस करना ना, ये मामला ना तो डिस्ट्रिक्ट होगा, जे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 1 तो 10 करोड़ है, वो ना तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन च फाइल होगा फस्ट टाइम, तो ना ही नैशनल कमीशन च फाइल होगा, कितने होगा सिर्फ स्टेट कमीशन, तो उन्होंने आप कहते हैं स्टेट कमीशन की ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। इन्हों की ओरिजिनल जूरिसडिक्शन की हैगी एक्सीडिंग ₹10 करोड़, तो इन्हों की एपीलेंट जूरिसडिक्शन की हैगी अपील अगेंस्ट स्टेट कमीशन। ये गल समझ आ गई। हुण मेन जो पॉइंट है ना, वो लास्ट पॉइंट सीगा अपील वाला। हुण इन्हां दी अपील की हैगी, जे इत्थे मान लो आह केस आंदा हैगा ते ये केस इत्थे सैटिस्फाई नहीं हुंदागा, तो इहनूं केस नूं तुसीं इत्थे लैके जा सकदे हो, ते उहदे कोल वास्ते तुहाडे कोल है 45 दिन। गल समझ आई। हुण ये केस की हैगा, पहला मान लो कि ओरिजिनली एक केस आया सीगा जिहदी वैल्यू मान लो कोई 5000 दा तुसीं समान खरीदियागा, तो उहदे वाले डिफेक्टिव गुड्स निकल गया, तो सैलर चेंज करन तो भी मना कर रहेगा, तुसीं केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कमीशन दे विच, बट डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने तुहानूं जो ऑर्डर दिता उहदे नाल तुसीं सैटिस्फाई नहीं होए, तो तुसीं 45 दिनां दे विच कित्थे लै गए आपदे केस नूं स्टेट कमीशन कोले। हुण स्टेट कमीशन ने तुहाडी गलबात सुनी, स्टेट कमीशन ने भी तुहानूं एक जजमेंट देती, पर उहदे लई भी तुसीं सैटिस्फाई नहीं होए, फिर तुसीं आपदा केस चक के कित्थे लै गए नैशनल कमीशन कोले, पर नैशनल कमीशन कोले जाण लई तुहाडे कोले किन्ने दिन हैगे, सिर्फ 30 दिन। हुण तुसीं कहंदे हो कि नैशनल कमीशन ने जो जजमेंट दी है वो भी सही नहीं दी, तो इदों बाद तुसीं किते भी नहीं जा सकते। जे मान लो कि तुसीं केस इदां लैके आ रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट, स्टेट टू नैशनल, या फिर स्टेट टू भी नैशनल जा रहा हैगा, तो उत्थे आके तुसीं नैशनल के फैसले नाल सैटिस्फाई नहीं हुंदेगे, दैन इत्थे आके फुल स्टॉप लग जूगा, तुसीं आपदा केस अगे सुप्रीम कोर्ट कोले नहीं लैके जा सकते। हुण नैशनल कमीशन दे विच जो आपां नूं सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट दस्सिया होया सी, उहदा की मतलब है, कदों तुसीं सुप्रीम कोर्ट च जा सकदे होंगे, जदों कोई ये वाला केस होवे एक्सीडिंग 10 करोड़, जदों कोई 10 करोड़ तो वध वाला मामला है, 10 करोड़ तो वध वाला मामला तो कित्थे फाइल होगा नैशनल कमीशन दे विच। नैशनल कमीशन की ओरिजिनल जूरिसडिक्शन का मामला है, जे तुसीं इस केस दे विच सैटिस्फाई नहीं हुंदे नैशनल कमीशन कोले, फिर तुसीं जा सकदे होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोले विद इन 30 डेज। अदरवाइज जे अपील वाला केस नैशनल कमीशन दे विच आएगा, फिर वो केस तुसीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोले लैके नहीं जा सकते। गल समझ आ गई बिल्कुल। तो ये चीज़ ध्यान रखनी हैगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे विच केड़ा केस जाऊगा, सिर्फ ओरिजिनल जूरिसडिक्शन ऑफ नैशनल कमीशन वाला केस ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोले जाऊगा, होर कोई भी अपील वाला केस, जे नैशनल कमीशन दे विच अपील वाला केस आएगा तो वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोले उहदी अपील नहीं हो सकती। नैशनल कमीशन के फैसले नाल ही तुहानूं सैटिस्फाई होना पऊगा। क्लीयर हुई गल। तो ये 3 कोर्स सीगे जिन्हां बारे आपां डिस्कस कर लिया, जो कि इस एक्ट के अंडर क्रिएट किए गए हैं। नैक्सट जो इस एक्ट के विच आपां नूं पॉइंट दिता होया वो है कंप्लेंट डिस्पोजेबल पीरियड। हुण फीचर दे विच आपां पॉइंट समझिया सीगा टाइम बाउंड रिड्रेसल, कि इन्हां कोर्ट्स दे विच जे तुसीं केस करोगे तो तुहानूं एक फिक्स टाइम पीरियड दे विच अपना जजमेंट मिल जूगी, ऑर्डर मिल जूगा। तो फिक्स टाइम पीरियड कितना हैगा, तो देखो नॉर्मल कंडीशन दे विच तो फिक्स टाइम पीरियड है 3 मंथ्स, लेकिन कोई जो स्पैशल गुड्स है जिन्हों की थोड़ा टेस्टिंग वगैरह करवाने भी नीड पै रही हैगी कोर्ट नूं, तो फिर उस कंडीशन दे विच है 5 मंथ्स। 5 महीनों के विच या 3 महीनों के विच कोर्ट जो है वो केस नूं सॉल्व करके थोनू रैमेडी प्रोवाइड करूगी, मतलब कि अपना ऑर्डर दे दूगी जो भी उन्होंने सही लगता है उस अकॉर्डिंग। क्लीयर हुई। कंप्लेंट फी जिन्नी भी प्रिस्क्राइब की हुई हैगी अकॉर्डिंग टू केस वगैरह, वो कंप्लेंट फी थोनू पे करनी पऊगी कोर्ट दे विच। फिर पॉइंट आंदा हैगा हू कैन फाइल कंप्लेंट। हुण इत्थे आपां कहांगे कंप्लेंट कौन फाइल कर सकदा है, सिंपल सी गल है, कंज्यूमर ना तक हो रहा है तो कंज्यूमर फाइल कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही, कंज्यूमर फाइल कर सकता है, लेकिन कल्ला कंज्यूमर नहीं कर सकता, होर भी लोग नेगे जो हो कि इन्हां कोर्ट्स दे विच केस कर सकते हैं, कंज्यूमर तो कर ही सकता है। तो कौन है वो लोग? A registered consumer association irrespective of the fact that consumer concerned is the member of the association or not। कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनिया हुई हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिए काम कर रही हैं,
ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर मैनी कंज्यूमर्स हैव दी सेम इंटरेस्ट, एक या एक तो वध कंज्यूमर्स मिलके भी कर सकते हैं। सेंटर और एनी स्टेट गवर्नमेंट भी केस कर सकती हैगी। इन केस कंज्यूमर इज माइनर, जे कंज्यूमर माइनर है तो वो पेरेंट्स या फिर वो गार्डियंस भी केस कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, जे डेथ होगी कंज्यूमर की, फिर वो जो लीगल हेयर्स या लीगल रिप्रजेंटेटिव्स होंगे वो भी केस फाइल कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दे विच 1 2 3 4 5 6 लोग आपां नूं दस्से होए हैगे जिहड़े कि इन्हां तिन्नां कोर्ट्स दे विच केस फाइल कर सकते। क्लीयर होया टॉपिक। अगेंस्ट होम कैन दी कंप्लेंट भी फाइल, किहदे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करोगे? डिफेक्टिव गुड्स जो प्रोवाइड की है तो सैलर या फिर मैन्युफैक्चरर खिलाफ। डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स हैगी तो जिहड़ा सर्विस प्रोवाइडर है जिन्होंने तुसीं पैसे दिते है, जिन्हें तुहानूं सर्विसेज नहीं दित्तियां उहदे खिलाफ। तो अगेंस्ट होम कंप्लेंट भी फाइल, सैलर, मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर। 8th पॉइंट है अपने काम का। 8th पॉइंट दे विच आपां नूं दस्सियां होईयां हैगियां रेमेडीज की वैसे तो देखो सारे ही काम है, बट ये आपां नूं इस पॉइंट दे विच दस्सिया होईयां रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। जे तुसीं कंज्यूमर कोर्ट दे विच केस करदे हो तो तुहाडा केस सही हैगा, धोखा प्रूव हो जाता सैलर के खिलाफ, तो कोर्ट तुहानूं की रिलीफ्स की रेमेडीज प्रोवाइड करूगी। तो कुछ रेमेडीज दित्तियां हुई हैं। सब तो पहला तो जो डिफेक्टिव गुड्स सीगा तो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, जो भी वो डिफेक्ट सीगा उन्होंने खत्म करने का ऑर्डर दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि तुसी किलो दाल लैन गए सीगे लेकिन थोनू दित्ती उन्हें 800 ग्राम ही, तो यह भी की है क्वांटिटी घट दी है, आप की कहेंगे डिफेक्ट ऑफ गुड्स। तो कोर्ट इस 200 ग्राम दाल को थोनू प्रोवाइड करने का ऑर्डर दे सकती है, तो इस डिफेक्ट को खत्म करने लिए कह सकती। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स चेंज करके देने कह सकती है। रिफंड ऑफ प्राइस, जिन्ना तुसी पैसे पे किए उस चीज़ को खरीदने वास्ते वो पैसे मोड़न लिए कह सकती है। अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, हुण इत्थे की कहेगा कि पैसे मोड़ने जो तुसी उस चीज़ को खरीदने लिए पे किए से, इत्थे कहेगा अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। यदा हुंदा हैगा जो भी थोड़ा लॉस होया चाहे फिजिकली चाहे मैंटली, जो भी थोनू एक्सट्रा लॉस हो रहेगा उस चीज़ को कंज्यूम करने लिए उस बदले जिन्ना भी जुर्माना बनता है कंपनसेशन बनता है वो कंपनसेशन पे करने लिए भी कोर्ट कह सकती है। जे डेफिशिएंसी इन सर्विसेज हैगी तो वो कमी पूरी करने लिए कह सकती है। जो भी सप्लायर अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहेगा उन्होंने अगे तो वो चीज़ ना करने का आदेश भी दिता जा सकता है। स्टॉपिंग दी सेल ऑफ हजारडस गुड्स, जे हजारडस गुड्स की सप्लाई हो रही है सेल हो रही है उन्होंने सेल रोकने का आदेश दिता जा सकता है। विड्रॉल ऑफ हजारडस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट दे विच ऑलरेडी सप्लाइड ने हजारडस गुड्स उन्होंने विड्रॉल करने का वापस मार्केट के विचों विड्रॉ करने का हुक्म भी दिता जा सकता है। तो पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट, जिन्ना भी खर्चा खुर्चा थोड़ा हो रहा है केस वगैरह करने पैसे मिला के सारा पेमेंट वापस करने का भी हुक्म कोर्ट दे सकता है। इन्हां पॉइंट्स के नाल तुसीं एक होर पॉइंट ऐड कर सकते होंगे, स्टॉपेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हजारडस गुड्स, कि जो भी हजारडस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को रोकने का भी आदेश कोर्ट दे सकती है। तो इस एक्ट के अंडर कुछ रिलीफ्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि कोर्ट कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकती है। गुड्स का डिफेक्ट खत्म करना, गुड्स को रिप्लेस करना, पैसे वापस मोड़ दो, जो एक्सट्रा लॉस हो रहा है वो बदले कंपनसेशन देना, सप्लाई रोक दो, जो चीज़ा सही नहीं है डेंजरस है उन्होंने मार्केट चो विड्रॉ करना, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग रोकना, जो भी डेफिशिएंसी जो सर्विसेज हैगी उन्होंने रिमूव करके देना, तो जो धोखाधड़ी सप्लायर कर रहा है उन्होंने धोखाधड़ी अगे तो ना करने का उद्देश भी दिता जा सकता है। रिलीफ्स समझ आए। हुण रिलीफ्स तो इलावा इस एक्ट के अंडर आपां कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स भी दिते गए। आप पढ़िया सी ना फीचर्स ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स, तो हुण इस एक्ट के विच कंज्यूमर्स वास्ते कुछ राइट्स दिते गए। किहड़े-किहड़े वो राइट है वो देखते हैं। राइट टू सेफ्टी, सारिਆਂ नालों पहला कंज्यूमर को की राइट है राइट टू सेफ्टी। हुण देखो यार हर एक बंदे का राइट है कि वो सेफ रहे। तो जे मान लो कि सब तुसी कुछ चीज़ खरीदन जा रहे हो, सैलर थोड़ा कोई डेंजरस कुछ हजारडस गुड सप्लाई कर रहा है, तो जे वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर इंस्ट्रक्शनस नहीं मैंशन की जिसदे थोड़ी लाइफ खतरे च हो सकती हैगी, तो वह मतलब की है वो थोड़े इस राइट को की कर रहा है वायलेट कर रहा है।
तो सब तो पहला राइट की है राइट टू सेफ्टी। तो इस राइट ਨੂੰ बरकरार रखते हुए सैलर की यह जिम्मेवारी है कि जे वो कोई हजारडस गुड्स थोनों दे रहेगा तो ਉਹਦੇ ਤੇ प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन्होंने यूज़ करने की प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस वगैरह थोनों प्रोवाइड करे। राइट टू बी इनफॉर्म, हुण इत्थे की हैगा कि हर एक कंज्यूमर का राइट हैगा कि उन्होंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए। हुण तुसीं सारे देखते ही होंगे कि हर एक प्रोडक्ट ते प्रॉपर लेबलिंग की होंगी है, लेबल्स लिखे होंगे लगे होंगे जिन्हों के प्रॉपर प्रोडक्ट बारे इंफॉर्मेशन दी होंगी, कदों बनया कदों एक्सपायर होगा, की इंग्रीडिएंट्स इस प्रोडक्ट के पाए हुए सारा कुछ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਚੂਜ਼, कंज्यूमर का राइट है कि वो आपकी मर्जी ना कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकता है, कोई भी सैलर उन्होंने फोर्स नहीं करूँगा अपनी मर्जी का प्रोडक्ट खरीदने लई, वो अपनी मर्जी ना कोई भी प्रोडक्ट जाके खरीद सकता है। राइट टू बी हर्ड, जे मान लो कि कंज्यूमर कोई कंप्लेंट लैके सैलर को जाता है तो यह सैलर का रिस्पोंसिबिलिटी है तो कंज्यूमर का राइट है कि वो कंज्यूमर की गल नूं सुने। तो राइट टू बी हर्ड ये भी कंज्यूमर को लिखिएगा एक राइट कि उसकी गल सुनी जाए। जे सैलर ओदा गल नहीं सुनता, जे उहदियां गुड्स दे विच कोई प्रॉब्लम आती है तो रिड्रैसल रिलीफ मंगना भी की है उहदे कोले राइट है। रिलीफ मंगना उहदे कोले राइट है, इसी करके आपां की कीतियां होईयां हैगियां कोर्ट्स एस्टैबलिश कीतियां होईयां हैगियां कि जे सैलर कंज्यूमर की गल नहीं सुनता है तो वह रिलीफ मंगण लई कित्थे जा सकदा है, कोर्ट्स कोले जा सकदा है, कोर्ट की हैल्प लै सकदा है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर्स नू एडुकेट करना, जो भी उन्होंने राइट्स है उन्होंने रैमेडीज दित्तियां गई हैं, उन्होंने जो रिस्पोंसिबिलिटीज़ है उन्होंने बारे दसते रहना, उन्होंने बारे जानकारी देना, ये भी एक कंज्यूमर का राइट है। तो कुछ राइट्स ने गे जो कि हर एक कंज्यूमर को होंगे है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इनफॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हुण इन्हां राइट्स तो इलावा कंज्यूमर के इन्हां हक्कां तो इलावा कंज्यूमर्स को कुछ जिम्मेवारियां भी दित्तियां हैगियां, कंज्यूमर दियां भी कुछ आपदियां रिस्पोंसिबिलिटीज़ बनदियां। हुण इस एक्ट के अंडर आपां कंज्यूमर्स को प्रोटैक्ट करने लई बहुत सारियां चीज़ां दित्तियां। हुण इहदा फायदा कंज्यूमर्स गलत ना उठान, इहदे लई कंज्यूमर्स दियां भी कुछ जिम्मेवारियां बनदियां हैगियां। की कंज्यूमर्स दियां जिम्मेवारियां हैगियां? बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स। हुण देखो मार्केट दे विच बहुत तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल ने, कोलगेट टूथपेस्ट की जो आप एग्जाम्पल है, टूथपेस्ट भी तो कितनी कंपनियां दे अवेलेबल ने। तो कंज्यूमर नू हर एक सिमिलर प्रोडक्ट जो भी मार्केट दे विच अवेलेबल है उसकी की क्वालिटी वधिया की उसकी क्वालिटी घटी है, उसदे बारे की होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, उसदे बारे नॉलेज होनी चाहिए कि यह भी एक कंज्यूमर की रिस्पोंसिबिलिटी है। फोकस ऑनली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, हुण मार्केट दे विच बहुत तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, घटिया क्वालिटी के वधिया क्वालिटी के भी। हुण एक घटिया तो वधिया क्वालिटी के विच तुसीं डिफरेंशिएट किवें करोगे? तो जिहड़े वधिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंदे हैगे ना उन्हां ते गवर्नमेंट वालों कुछ मार्क्स लगाए जाते हैं, जिवें कि FPO या फिर फसाई, ये फूड आइटम्स से मार्क्स लगे होंदे हैगे। हॉलमार्क जो है वो ज्वैलरी ते लग्या होंदा है कि वधिया क्वालिटी की ज्वैलरी वास्ते तुसीं हॉलमार्क चैक कर सकते हो। एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ते लग्या होंदा मार्क है। तो इस तरह कुछ गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड मार्क्स डिफाइन किए हुए हैं जो कि अलग अलग चीज़ों पर लगे होंगे तो उन्होंने क्वालिटी डिफाइन करते हैं। तो जो भी तुम प्रोडक्ट खरीदन जाने होंगे हमेशा इन्ना स्टैंडर्ड मार्क्स नू चैक करके ही प्रोडक्ट खरीदो। जे तुम इन्ना स्टैंडर्ड मार्क्स नू चैक करके प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो उसका मतलब है कि तुम क्वालिटी अश्योर कर रहे हो कि यह प्रोडक्ट वधिया क्वालिटी का ही है। तो हमेशा की करना है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स वधिया क्वालिटी पर ही फोकस करना। वो किवें करोगे? इन्ना मार्क्स नू चैक करके। लर्न अबाउट दी एसोसीएटेड रिस्क, एसोसीएशन रिस्क या फिर एसोसीएटेड रिस्क। हुण इहदा की मतलब है कि जे तुसीं कोई हजारडस गुड या डेंजरस गुड्स कोई भी इहो जी चीज़ खरीद रहे होंगे जो कि थोड़े वास्ते डेंजरस हो सकती है, तो खरीदन लगे प्रॉपर सैलर तो वो बारे इंफॉर्मेशन लेना कि जे मैं इनू यूज़ कर रहा किवें किवें मैं इनू यूज़ करा, तो जो मैनू इस चीज़ नाल की खतरा हो सकता है, कि मैनू इस चीज़ नाल रिस्क हो सकता है, ये सारिया चीज़ों बारे सैलर तो जानकारी लेना भी किहदी रिस्पोंसिबिलिटी हैगी? कंज्यूमर की रिस्पोंसिबिलिटी हैगी। तो जो भी एसोसीएटेड रिस्क है गुड्स के नाल उन्हां बारे तुसीं की करना है, उन्हां बारे जानकारी लैनी है। रीड लेबल्स केयरफुली,
जो भी चीज़ तुसी खरीद रहे होंगे उहदे ते लेबल्स लगे होंगे कि लेबल्स नूं ध्यान नाल पढ़ो, पता करो कि एक्सपायर तो नहीं प्रोडक्ट कदों बनया, की इंग्रीडिएंट्स है, थोनों किसी इंग्रीडिएंट तो एलर्जी तो नहीं हैगी। प्रॉपर लेबल्स नूं रीड करके ही प्रोडक्ट खरीदो। असर्ट योर सेल्फ का मतलब की है, फोर्सफुली अपनी गल अगे रखो। जे कोई सैलर थोड़े नाल धक्का भी कर रहा है, थोड़े नाल फोर्सफुली थोनों कोई फोर्सफुली चीज़ चिपका रहा है, जिवें आप एग्जाम्पल दी हैगी कि मोबाइल फोन ना जो सैलर कह रहा है कि हैडसैट भी खरीदो, तो उन्होंने फोर्सफुली कहो, असर्ट करो, अपनी गल अगे रखो कि मैं नहीं खरीदनी, मैं सिर्फ मोबाइल खरीदना। तो यह भी कंज्यूमर की रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि जिवें सैलर थोनों गल कह रहा है उसकी गल मन के ना आओ, आपकी गल भी अगे रखो। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। हुण कंज्यूमर की रिस्पोंसिबिलिटी ये भी बनती है कि आपका काम कढ़ाउण लई ओह की करे सैलर नाल कोई जिवें मान लो कि तुसीं की कर दोगे आपका काम कढ़वाउण लई कई बार की कर दो रिश्वत दे देंगे, तो इहो जी चीज़ां ना करो, क्योंकि ये नाल की हुंदा है सैलरस नूं बढ़ावा मिलता है तो वो होर ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसिस कर देंगे। तो तुसीं भी हमेशा की करो, फेयर रहो। जे मान लो कि थोनों चीज़ नहीं मिल रही तो वध प्राइस लैके उस चीज़ ना खरीदो, क्योंकि ये की होंगे सैलरस नूं बढ़ावा मिलता है ये सारिया चीज़ां करन दा। तो हमेशा कंज्यूमर दे भी की हक रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि वो आपकी डीलिंग्स दे विच फेयर रहे, जिन्ने प्राइस दे विच जे उन्होंने चीज़ मिल रही हैगी वही लवे, एक्सट्रा प्राइस दे के चीज़ खरीदने की कोशिश ना करे। डू नॉट फॉरगेट टू गेट कैश मैमो। बिल या रिसीट लेना कदे भी ना भुलो जो भी समान खरीद रहे होंगे। ऑलवेज फाइल कंप्लेंट फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस। हमेशा जेन्युइन कंप्लेंट ही फाइल करो कोर्ट्स दे विच, आलतू फालतू बिना फालतू दियां कंप्लेंट्स फाइल ना करो कोर्ट्स दे विच, इहदे नाल कोर्ट का टाइम खराब हुंदा हैगा। जे जेन्युइनली तुहाडे नाल कोई धक्का होएगा तो वही कंप्लेंट सिर्फ फाइल करनी चाहिए हैगी। फॉर्म कंज्यूमर सुसाइटीज़ फॉर्म करनियाँ चाहिए कंज्यूमर्स नूं इकट्ठे होके, ते ओ कंज्यूमर सुसाइटीज़ की करनगे कंज्यूमर्स के हकों लई उन्हां नूं प्रोटैक्ट करन लई काम करनगे, ते इन्वायरमेंट की रिस्पैक्ट करनी चाहिए। तो कुछ रिस्पोंसिबिलिटीज़ है जो कि कंज्यूमर दियां बनदी है कि कंज्यूमर नूं भी इन्हां सारियां चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हैगा। सैलर धक्का करते है ठीक है, बट इन्हां चीज़ों का ध्यान कंज्यूमर नूं भी कंज्यूमर नूं भी रखना चाहिए। लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, सारा चैप्टर आप एक वीडियो के विच कवर किया, वन शॉट वीडियो हैगी। तो हुण अपना इस टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हैगा रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर NGOs बने हुए है उन्हां दा की काम हुंदा हैगा, की रोल हैगा कंज्यूमर्स नूं प्रोटैक्ट करन दे विच। तो देखो उन्हां दा रोल हैगा कि एजुकेटिंग द जनरल पीपल। NGOs की करते हैं जो आम लोग होंगे जनरल पीपल्स होंगे उन्होंने एडुकेट करते हैं, उन्होंने उन्होंने राइट्स, उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी, उन्होंने रेमेडीज़ वगैरह बारे दसते कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पब्लिशिंग पीरियडिकल्स वो ये भी काम करते हैं कि जिमें न्यूज़पेपर जर्नल्स हो गए मैगजीन्स हो गए, इन्हों के कंज्यूमर अवेयरनेस लिए कुछ ना कुछ आर्टिकल्स वगैरह छापना ये भी उन्होंने एक काम है। कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग। हुण जिवें आप गल की मार्केट दे विच बहुत सिमिलर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे है, तो कंज्यूमर्स के बिहाफ से सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करवा के उन्होंने कंपेयर करना कि किहड़ा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज वधिया तो किहड़ा प्रोडक्ट घट वधिया। इनकरेजिंग कंज्यूमर्स नूं इनकरेज करना कि आपदे हक्कां लई आवाज़ उठाओ। जे कोई सैलर थोड़े नाल धोखाधड़ी करता है तो उन्होंने इदां ना करन दो, उहदे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करो, उन्होंने मोटिवेट करना। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, कंज्यूमर्स नूं लीगली हैल्प करना, जो भी उन्होंने दिक्कत आ रही है कोर्ट वगैरह के विच जाके केस फाइल करन दे विच उहदे विच उन्होंने हैल्प प्रोवाइड करना, ये भी इन्हां दा एक काम। फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर कंज्यूमर्स ते फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर जनरल पब्लिक। हुणी आपां पढ़िया सीगा हू कैन फाइल कंप्लेंट्स दे विच कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है इन्हां कोर्ट्स दे विच। तो एक ही करते हैं कि कंज्यूमर्स के बिहाफ से कंप्लेंट्स भी फाइल करते हैं उन्हां कोर्स दे विच जो इस एक्ट के अंडर क्रिएट कीतियां गईयां हैं। तो मान लो कि किसी कंज्यूमर नाल नहीं भी धक्का होया, जिवें यह कंपैरेटिव टेस्टिंग वगैरह करवाते ही रहते हैं, जे इन्होंने पता लगता है कि कोई चीज़ बाली ज़्यादा खराब है जो कि लोगों लई दिक्कत हो सकती है, लोगों को ज़्यादा खराब कर सकती है, तो उस बेसिस पे भी ये अपनी जो टेस्टिंग वगैरह होंदी रहती है कि उन्होंने बेसिस पे भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं लोगों के बिहाफ। तो ये अपना अज का लास्ट टॉपिक सीगा। थैंक यू सो मच।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।